नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव राठी और ये है महाभारत, एक नया पॉडकास्ट जो आपसे पूछ रहा है एक सवाल। क्या आप अपने देश को जानते हैं? हर हफ्ते मैं लेकर आऊंगा एक सवाल इंडिया के बारे में और हम मिलकर उसका जवाब ढूंढेंगे और इन जवाबों से भारत को और बेहतर समझेंगे। ये है एक स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट इन एसोसिएशन विद ATS स्टूडियो। वेलकम टू महाभारत। India is my country. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I love my country. And I am proud of it. And I am proud of its rich and varied heritage. Rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. Worthy of it. I shall give my parents. Teachers, and all elders, respect, and treat everyone with courtesy. दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को ये प्लेज अभी भी याद होगी स्कूल के टाइम से, और जिन लोगों को नहीं पता ये क्या है, ये दोस्तों इंडिया की नेशनल प्लेज है। कई पब्लिक ओकेजन्स पे, स्पेशली हमारे स्कूलों में, हम भारतीय नागरिक होने के नाते देश के प्रति अपनी प्राइड और लॉयल्टी एक्सप्रेस करते हैं इस प्लेज के द्वारा। लेकिन कभी आपने अपने आप से पूछकर देखा है कि देश का सिटीजन होना क्या होता है? व्हाट मेक्स यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? और जब आप एक सिटीजन हैं, क्या आप सिटीजन होने के दर्जे को छोड़ सकते हैं? अगर आप किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट होते हैं तो कैसे आप इंडिया के सिटीजन बने रह सकते हैं? और एडिशनली हम बात करेंगे कि क्या ये विवाद चलने लग रहा है सिटीजनशिप को लेकर इंडिया में। मैं उम्मीद करूंगा कि इस एपिसोड के एंड तक आपको एक क्लियर जवाब मिले सवाल का कि सिटीजन कौन होता है। चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। एक सिटीजन की डेफिनेशन क्या होती है? अ सिटीजन इज अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, यानी कानूनी रूप से एक ऐसा इंसान जो किसी देश का मेंबर हो या किसी कंट्री से संबंधित हो। हर कंट्री की अपनी कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं जो बताती हैं कि कौन उस कंट्री का सिटीजन हो सकता है। सिमिलरली एक सेट ऑफ कंडीशंस ये भी बताती हैं कि सिटीजनशिप को कैसे वापस लिया जा सकता है। एक सिटीजन होने के नाते आपको कुछ सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स ग्रांट किए जाते हैं जो कि एक नॉन सिटीजन के पास नहीं होते। कुछ ये राइट्स हो सकते हैं जैसे कि उस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास हो, उस कंट्री में आप काम कर सकते हो, उस कंट्री को छोड़कर जा सकते हैं और वापस भी आकर रह सकते हैं उस कंट्री में। पर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं, जब मैं नागरिक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, आपके दिमाग में क्या आता है? जो सिटीजनशिप का आइडिया है दोस्तों, उसे अक्सर लिंक किया जाता है किसी की आइडेंटिटी से, पहचान से। हम मानते हैं कि हम इंडियन सिटीजन्स हैं क्योंकि हम यहाँ बिलोंग करते हैं। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। शायद आप यहाँ पैदा हुए हो, आप यहाँ पर बड़े हुए हो, शायद आपके पेरेंट्स यहाँ से हों या आपके एंसेस्टर्स इंडिया से हों। एट द एंड ऑफ द डे एक सिटीजन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको किसी देश के प्रति एक सर्टन कनेक्शन दिख रहा हो, आपकी आइडेंटिटी हो वो। लेकिन आपका ये कनेक्शन और ये बिलोंगिंग एक देश के प्रति, ये सिर्फ एक पार्ट है सिटीजनशिप का। आप पूछोगे मैं एक पार्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ब्रॉडली 3 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं आपकी सिटीजनशिप। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा लेकिन इन्हें समझना काफी आसान होगा। पहला है यूज सोली। यूज सोली फ्रेज जो है ये लैटिन से आया है, इसका मतलब है ऑफ लैंड। इसका दूसरा मतलब है सिटीजनशिप बाय बर्थ राइट। यूज सोली आपको एक कंट्री का सिटीजन होने का राइट देता है क्योंकि आप वहां पर पैदा हुए थे। इस टाइप की सिटीजनशिप दी जाती है USA, कनाडा और ज़्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं अफ्रीका और एशिया में जहां पर यूज सोली कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ दी जाती। इंडिया में ये पहले हुआ करती थी लेकिन 2004 में इसे अबॉलिश कर दिया गया था। इसके बाद आती है यूज सैंग्विनस। इस लैटिन फ्रेज का मतलब है ऑफ ब्लड। इसके अकॉर्डिंग आप एक कंट्री के सिटीजन हो सकते हो अगर आपके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट उस कंट्री में पैदा हुए हैं। और तीसरा है नेचुरलाइजेशन। इस प्रोसेस के अनुसार आप एक कंट्री के सिटीजन बन सकते हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उस कंट्री में रहने के बाद। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर बहुत ब्रॉडली बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये कंट्री टू कंट्री काफी वेरी करते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का सिटीजन होने के नाते आपके पास क्या राइट्स हैं? इंडिया में सारे सिटीजन्स के पास एक सेट ऑफ राइट्स हैं और एक सेट ऑफ राइट्स हैं जो सबके लिए हैं, चाहे आप सिटीजन हो या ना हो।
फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आप एक फॉरेनर होकर भी किसी क्राइम के लिए जेल में डाले जा सकते हो, या फिर इंडिया के अंदर आप किसी केस को फाइल कर सकते हो एक फॉरेनर होने के लिए भी। तो ये जो राइट टू जस्टिस है, ये एक ऐसा राइट है जो ना सिर्फ सिटीजन्स को दिया जाता है बल्कि नॉन सिटीजन्स को भी दिया जाता है। अगर सिटीजन्स के राइट्स की बात करें तो आप सारे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकते हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है। राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल फ्रीडम, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। इनफैक्ट आपके पास ये भी राइट है कि राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, जो कि एक नॉन सिटीजन के पास नहीं है। सिमिलरली आपके पास राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, लेकिन फॉरेनर के पास ये राइट नहीं होगा। तो ये तो हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लेकिन सिटीजनशिप दोस्तों हमारी डेमोक्रेसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप पूछोगे कैसे? सिटीजन होने के नाते आप ना सिर्फ हमारे लीडर्स के लिए वोट कर सकते हो, बल्कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इलेक्शन में खुद भी खड़े हो सकते हो। और ये मत भूलिए, एक सिटीजन होने के नाते आपके पास राइट टू डिसेंट भी है, यानी एक सरकार के खिलाफ डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाना, क्रिटिसाइज करना सरकार को। कभी आपने सोचकर देखा है दोस्तों, तब क्या होगा जब एक बच्चा पैदा होता है किसी शिप पर जो एक से दूसरी कंट्री के बीच में ट्रैवल कर रही हो, या फिर एक बच्चा पैदा होता है एरोप्लेन में जो एक से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहा हो, तो वो बच्चा किस देश का सिटीजन बनेगा? या फिर वो टॉम हैंक्स वाली मूवी याद होगी टर्मिनल, अगर आपकी कंट्री एग्जिस्ट करना ही बंद कर दे। So all the flights in and out of your country have been suspended indefinitely. And the new government has sealed all the borders, which means that your passport and visa are no longer valid. So currently, you are a citizen of nowhere. इस मूवी में टॉम हैंक्स एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे विक्टर नावोर्स्की, जो अपनी कंट्री में वापस लौट कर नहीं जा सकते क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इनकी कंट्री को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देती है जब वहाँ पर एक मिलिट्री कूप होता है। तो लेकिन साथ ही साथ ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एंटर भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये सिटीजन ऑफ नोवेयर बन जाते हैं, एक ऐसा आदमी जो किसी देश का सिटीजन नहीं है, जिसके पास कोई राइट्स नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, लेकिन ये कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले लोगों ने भी सोचे थे। अब इमेजिन कर सकते हो सिटीजनशिप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ होगा जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और समझते हैं क्यों। आज के दिन अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो शायद आपको इंडियन सिटीजन कहलाया जाएगा, लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे होते ब्रिटिशर्स के ज़माने में तो आपको कहलाया जाता ब्रिटिश सब्जेक्ट। हाँ, तो देखा जाए तो इंडियन सिटीजन्स नहीं बने थे जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। 19th और 20th सेंचुरी में इंडियन लीडर्स जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर और गोविंद चंद्र दत्ता, इन्होंने कहा था कि इंडियंस को किसी ना किसी तरह की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए सरकार से। इन्होंने साथ ही साथ ये भी डिमांड किया था ब्रिटिश सरकार से उस जमाने में कि ब्रिटिश सरकार इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दे। बेसिकली ये इंडियंस के लिए सिटीजनशिप की डिमांड कर रहे थे। अर्ली 20th सेंचुरी में इंडिपेंडेंस से पहले इंडियंस को एक तरीके की सिटीजनशिप ग्रांट करी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आधी से ज़्यादा सीट्स इंडियंस के लिए रिजर्व करी गई, लेकिन इसमें हमारी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा ही इंक्लूडेड था, जिसमें लैंड ओनर्स, इंटेलेक्चुअल्स और जो अमीर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो आते हैं। और इन सीटों पर वोट करने का राइट भी सिर्फ गिने चुने इंडियंस को ही दिया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया गया। ये पहली बार था उस जमाने में कि इंडियन सिटीजनशिप को फॉर्मली डिस्कस किया गया। नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि जो इंसान इंडिया में पैदा हुआ है या नेचुरलाइज हुआ है, या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं या नेचुरलाइज हुए हैं, उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर देनी चाहिए। वो एक इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। इस रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स भी लिस्ट डाउन किए गए, जो कि सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए वैलिड थे, ना सिर्फ कुछ रिच और पावरफुल लोगों के लिए जो ब्रिटिशर्स ने रूल बनाए थे। पर नागरिकता का मामला इतना सिंपल नहीं था। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो दो कंट्रीज में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। और जैसा आप जानते ही हो कि अक्रॉस द बॉर्डर्स भारी संख्या में माइग्रेशन हुई। इंडिया से लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से लोग इंडिया आए, जिसके दौरान बहुत भारी मात्रा में लोगों की जान गई, प्रॉपर्टी गई और कुछ लोगों की तो आइडेंटिटी भी चली गई। ऐसे केस में अब कौन डिसाइड करेगा कि इंडिया का सिटीजन कौन है? क्या वो इंसान जो पाकिस्तान से इंडिया अभी अभी माइग्रेट करा है, उसे इंडिया का सिटीजन कहा जा सकता है? क्या धर्म का यहाँ पर कोई रोल होना चाहिए? ये सवाल थे जो उस टाइम पर पूछे जा रहे थे। हमारी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन भी हुई थी इसके रिगार्डिंग। हुआ ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ओरिजिनली डिसाइड किया कि 4 फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि एक इंसान इंडियन सिटीजन होगा या नहीं होगा।
याद रखिए, ये 4 फैक्टर्स ये सोचकर डिसाइड किए गए थे कि पार्टीशन का वक्त था, माइग्रेशन हो रही थी इंडियंस की। सबसे पहले सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5। कोई भी इंसान जो इंडिया में पैदा हुआ है या उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं वो इंडिया के सिटीजन्स रहेंगे। या फिर कोई भी इंसान जो इंडिया में रह रहा है एटलीस्ट फॉर 5 years बिफोर 1950, वो भी इंडिया का सिटीजन होगा। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की डिबेट्स हो रही होंगी जब इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही इन प्रोविजंस को सजेस्ट किया था। क्या आप यकीन कर सकते हो, डॉक्टर पीएस देशमुख ने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि इन प्रोविजंस की वजह से इंडिया चीपेस्ट कंट्री ऑन अर्थ बन जाएगा। इन्होंने कहा कि इंडिया में पैदा होना काफी नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने के लिए। जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था, डॉक्टर देशमुख ने सिमिलर सा एग्जाम्पल दिया। मान लो एक हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन से, वो एरोप्लेन कुछ घंटों के लिए स्टॉप ओवर करता है बॉम्बे में, और उन कुछ घंटों में एक बच्चा पैदा हो जाता है। वो औरत एक चाइल्ड को डिलीवर कर देती है। क्या उस बच्चे को इंडियन सिटीजन माना जाना चाहिए? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये प्रोविजन सजेस्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग तो माना जाना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली इनकी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो प्रोविजंस लाई थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया। अगला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट था। ये उन लोगों की सिटीजनशिप को कंसर्न करता था जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं पार्टीशन के दौरान। इस आर्टिकल ने कहा कि अगर कोई भी इंसान पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किया है 1948 से पहले तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाए अगर वो इंडिया में रह रहा है तो। और अगर वो इंडिया में माइग्रेट किए हैं जुलाई 1948 के बाद तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी सिटीजनशिप लेने के लिए इंडिया में 6 महीने ज़्यादा रहने के बाद। इस पर भी ऑब्जेक्शंस हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कहा कि ये देखा जाना चाहिए कि जो माइग्रेंट है उसका इंटेंशन क्या है। माइग्रेंट को प्रूफ भी देना चाहिए कि वो इंडिया क्यों आ रहा है, क्या इंडिया में कोई रिलेटिव है उस माइग्रेंट के। लेकिन ये भी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स थी जिनको रिजेक्ट कर दिया गया और रीज़न काफ़ी साफ है, क्योंकि अगर इतनी सारे सवाल पूछे जाते उस टाइम पे माइग्रेंट से तो कहाँ उनके पास कोई प्रूफ मौजूद होता, कहाँ वो जवाब दे पाते ऐसी चीज़ों का। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी हो जाती। तीसरा आर्टिकल काफ़ी सिंपल है। कोई भी इंसान जो पाकिस्तान में माइग्रेट किया है 1947 से पहले और वापस इंडिया आना चाहता है पार्टीशन के बाद, वो आ सकता है, सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकता है 6 महीने के बाद। इस आर्टिकल को एक्सेप्ट कर लिया गया बिना किसी अमेंडमेंट्स के साथ। और लास्टली, कोई भी इंसान जो इंडिया के बाहर रह रहा है जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है एज एन इंडियन सिटीजन इंडियन काउंसुलेट में अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में। और इस आर्टिकल को भी एक्सेप्ट कर लिया गया और ऐसे बनी इंडिया एक नई कंट्री अपने सिटीजनशिप और राइट्स के साथ जो कि हर इंडियन को ग्रांट किए गए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेकर ओरिजिनली सिर्फ इतनी ही चीज़ें लिखी गई थी। तो जो हम डिबेट करते हैं कि कौन इंडिया का सिटीजन होगा, क्या इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप ग्रांट करनी चाहिए, कितने साल आप इंडिया में रहोगे कि उसके बाद आपको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट करी जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सब सवालों के जवाब नहीं देता। पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पार्लियामेंट को जरूर एम्पावर करता है कि इंडियन पार्लियामेंट अपने लॉज बनाए सिटीजनशिप को लेकर। और इसी तरह से सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया बनाया गया 1951 में। एक आज़ाद देश के लिए सिटीजनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी के द्वारा लोगों को इक्वल राइट्स, जस्टिस और फ्रीडम मिलता। We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political and equality of status and opportunity. ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बात करते हुए कि हर सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन कौन बताएगा कि सिटीजन्स कौन होते हैं? सिटीजनशिप एक्ट। हाल ही में सिटीजनशिप एक्ट पर बहुत चर्चा हुई है, यहाँ तक कि प्रोटेस्ट भी हुए हैं। लेकिन ये एक्ट है क्या बेसिकली? 1955 में इंडियन पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट पास किया। ये एक्ट डिटरमाइन करता है कि किसे इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जा सकता है। ओवर द ईयर्स इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स करी गई हैं। तो पहले देखते हैं कि ये एक्ट आज के दिन क्या कहता है। सबसे पहले, एज कम्पेयर टू बिफोर, इंडिया में सिर्फ पैदा होना आपको सिटीजनशिप ग्रांट नहीं करेगा। पहले ये होता था, अब नहीं होता। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं 1987 के बाद, एटलीस्ट वन ऑफ योर पेरेंट्स मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। और अगर आप पैदा हुए हैं 2004 के बाद, तो आपके दोनों पेरेंट्स को इंडियन सिटीजन्स होना पड़ेगा इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। लेकिन तब क्या होगा अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं? ये एक्ट कहता है कि ऐसे केस में आपके दोनों में से किसी भी एक पेरेंट को सिटीजन होना ज़रूरी है जब आप पैदा हुए थे।
तो आप इंडियन सिटीजन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं जो रजिस्टर नहीं करते। सवाल उठता है क्यों लोग रजिस्टर नहीं करना चाहते अपने आप को इंडियन सिटीजन बनाने के लिए। इसके पीछे रीजन है दोस्तों कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता। आप 2 कंट्रीज के सिटीजन नहीं हो सकते साथ साथ इंडियन सिटीजन होने के नाते। काफी और कंट्रीज हैं दुनिया में जो इस चीज को अलाउ करती हैं। जो लोग इंडिया में पैदा हुए हैं लेकिन किसी और देश में रहते हैं, किसी और देश के सिटीजन हैं, इंडिया उनके लिए एक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। इसे OCI कहा जाता है। इस OCI के अकॉर्डिंग आप किसी और देश के सिटीजन रह सकते हैं, लेकिन आप इंडिया में आके काम भी कर सकते हैं, इंडिया में रह भी सकते हैं, लेकिन इंडिया में वोट नहीं कर सकते बस आप। सेम सिचुएशन को दूसरी साइड से देखते हैं। तब क्या होगा अगर एक इंडियन सिटीजन किसी दूसरी कंट्री में रह रहा हो? ऐसे केस में वो सिटीजन उस कंट्री का परमानेंट रेजिडेंट बनेगा, एक सिटीजन नहीं। डिफरेंस समझ में आया? एक परमानेंट रेजिडेंट होने के नाते आप उस कंट्री में रह सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन आपको उस कंट्री का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आप उस कंट्री में वोट नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आप उस कंट्री को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम से ज़्यादा छोड़कर जा नहीं सकते। इंटरेस्टिंगली जो ऐसे लोग हैं जो रेजिडेंट्स हैं किसी और कंट्री में लेकिन किसी और कंट्री के सिटीजन्स हैं, इनको नाम दिया जाता है लीगल एलियंस। तो इंडियन सिटीजन की रजिस्ट्रेशन पर वापस आते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं और आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है एज एन इंडियन सिटीजन इंडियन काउंसुलेट में अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में। अगर आप एक इंडियन सिटीजन से शादी कर लें तो भी आप इंडियन सिटीजन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब इंडिया में आप एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए रह रहे हो। और तब क्या होगा अगर आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, आप शादी नहीं कर सकते, तो भी आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो बाय नेचुरलाइजेशन। ऐसे केस में आपको इंडिया में रहना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 12 ईयर्स रजिस्टर करने से पहले। ये तो बड़े कॉमन तरीके हो गए सिटीजन बनने के, लेकिन एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। शायद आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। इंडिया जब किसी भी नई टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है या एक्वायर करता है, जैसे कि 1962 में इंडिया ने दमन एंड दीव को एक्वायर किया और गोवा को एक्वायर किया पोर्चुगीज से। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सारे रेजिडेंट्स पहले पोर्चुगीज सिटीजन्स थे, अब वो इंडियन सिटीजन्स बन गए। तो ये तो था दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। लेकिन आज के दिन इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा के पीछे रीजन है दोस्तों इलीगल माइग्रेंट्स जो इंडिया में आते हैं। 2004 में सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया और बड़े क्लियर प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए कि कोई भी इलीगल माइग्रेंट जो इंडिया में आ रहा है उसे किसी भी सर्कमस्टांस में सिटीजनशिप नहीं ग्रांट करी जाएगी। इनफैक्ट अगर एक ऐसा बच्चा जो इंडिया में पैदा होता है और उसके पेरेंट्स इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उसे भी सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन करते हैं। सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार इलीगल माइग्रेंट कोई भी इंसान है जो इंडिया में एंटर किया है बिना कागजात के साथ, या फिर कोई भी माइग्रेंट जो इंडिया में रहा और जो परमिटेड टाइम था रहने का, वीजा में लिखा गया टाइम था, उससे ज्यादा टाइम रह लिया। ज़्यादातर केस में ये माइग्रेंट्स वो लोग हैं जो इंडिया में आए हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज से, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। अक्सर ये वो लोग होते हैं जो इंडिया में शेल्टर सीक आउट कर रहे हैं, रेफ्यूजीज हैं, क्योंकि ये वायलेंस से एस्केप कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल कंट्री में। 2016 में एक नई अमेंडमेंट प्रपोज की गई इस प्रोविजन को लेकर लोकसभा में। यह सजेस्ट किया गया कि जो रेफ्यूजीज 3 नेबरिंग कंट्रीज से आ रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन्हें सिटीजनशिप ग्रांट की जाए इंडिया में अगर ये एटलीस्ट 6 ईयर्स रहे हैं इंडिया में। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं रेफ्यूजीज के लिए वैलिड है जो हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, यानी ऐसे कौम जिन पे अत्याचार किए जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। लेकिन इस लिस्ट में मुस्लिम रेफ्यूजीज को इंक्लूड नहीं किया गया, चाहे वो ऐसे मुस्लिम्स भी हों जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हो इन कंट्रीज में, जैसे कि अहमदियाज मुस्लिम्स। इसके बाद दिसंबर 2019 में जैसे ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, बहुत हल्ला हुआ इसको लेकर। The Citizenship Amendment Bill has been passed by the Lok Sabha. हम नहीं गिरेंगे, अम्बेडकर वाली, अरे नेहरू वाली, अरे अशफाक वाली, एनआरसी से, सीएए से, आजाद है। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। शाहीन बाग में धरने का आज 58वां दिन है। वहीं आज जामिया के छात्रों ने मंडी हाउस से संसद तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। जामिया में भी इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सवाल यह है कि क्यों ऑपोजिशन के द्वारा डिबेट हुई इतनी, और क्यों सिटीजन्स इतना हल्ला मचा रहे थे इस चीज को लेकर? 2 रीजंस हैं।
पहला तो ये कि एनआरसी के साथ कंबाइन करके, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के साथ कंबाइन करके, ये सीएबी इंडिया में जो एग्जिस्टिंग सिटीजन्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। एनआरसी क्या है? बेसिकली एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है लीगल इंडियन सिटीजन्स का। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार जो लोग इंडियन सिटीजन्स हैं उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, उन लोगों की इंफॉर्मेशन है इस लिस्ट में। अभी तक सरकार ने एनआरसी को सिर्फ आसाम में इम्प्लीमेंट किया है, जहां पर पाया गया कि 19 लाख रेजिडेंट्स जो आसाम में रह रहे थे उन्हें एनआरसी से एक्सक्लूड कर दिया गया। और इस केस में सिटीजनशिप के प्रूफ के नाते मोस्ट कॉमन प्रूफ इस्तेमाल किया गया था बर्थ सर्टिफिकेट्स। अभी हमें पता नहीं कि बाकी देश में किन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो कंसर्न क्या है? जो लोग सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि बहुत से सिटीजन्स इंडिया में अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे, और ये चीज़ मुस्लिम सिटीजन्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू हिंदू सिटीजन्स, क्योंकि कोई भी हिंदू सिटीजन अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर सकता तो सीएए के अकॉर्डिंग उसे वैसे ही सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन सीएए एक्ट के अनुसार मुस्लिम सिटीजन्स नहीं कर सकते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए। और दूसरा रीज़न ये था ऑपोजिशन का कि ये एक्ट एक्सप्लिसिटली मुस्लिम रेफ्यूजीज को इंक्लूड नहीं करता। जो लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे वो इस चीज़ पर बड़े क्लियर थे कि रिलीजन को एज अ फैक्टर नहीं यूज़ किया जाएगा सिटीजनशिप के लिए। लेकिन इस एक्ट से ये डिबेट वापस चालू हो जाती है। दोस्तों, सीएए के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन आसाम में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और यहाँ पर रीज़न कुछ और था। There are smaller communities here, minority communities, not Muslims, but also like smaller tribes, linguistic minorities, who feel that they will be overrun by the refugees, by the people who have already entered Assam in the last 30 or 40 odd years. So a lot of people think that this is going to keep happening and even at a higher degree. आसाम की बहुत ही लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है इलीगल इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज को लेकर। पार्टीशन के बाद ही बहुत से माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आसाम में आए थे और बहुत से लोग इनमें से रेफ्यूजीज थे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और बाकी और रिलीजन से। 1950 से ही सरकार ने कोशिश करी है कि इन माइग्रेंट्स को डॉक्यूमेंट किया जा सके और हटाया जा सके। एनआरसी को पूरे असम में कंडक्ट किया गया और पाया गया कि 19 लाख लोग सिटीजन्स नहीं हैं, तो इन्होंने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सेटअप किया, एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जो डिसाइड करेंगे कि एक इंसान सिटीजन है या नहीं है। असम सरकार ने 6 डिटेंशन कैंप्स भी बनाए इलीगल माइग्रेंट्स के लिए स्टेट में, और कहा जा रहा है कि वो और भी बनाएंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से आसाम में टेंशन्स इसलिए बढ़ गई क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों को चिंता थी कि इस एक्ट से अब और भी ज़्यादा रेफ्यूजीज आएंगे आसाम में, जिन्हें इंडियन सिटीजनशिप और भी आसानी से ग्रांट करी जाएगी, तो और ज़्यादा लोग आना चाहेंगे इलीगली। और इन्हें डर इस बात का है कि जो छोटी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं आसाम की, वो गायब हो जाएंगी। आसाम में सिटीजनशिप आइडेंटिटी का सवाल है। सिटीजनशिप का जो पूरा मुद्दा है यह आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। आज के दिन सिटीजनशिप की बदौलत ही आप एक जगह पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको पहचान भी देता है, आइडेंटिटी देता है। यही रीज़न है कि अगर किसी से सिटीजनशिप छीन ली जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सिटीजनशिप को काफ़ी गहराई से जाना होगा इस एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ महाभारत में। I'm Dhruv Rathi and you've been listening to Mahabharat, a Spotify original podcast created in association with ATS Studio. All clips and voices you heard in this episode belong to the original creators and we have provided links to the sources in our show notes. Mahabharat is produced by Gaurav Vaz from ATS Studio. This episode was written by Anushka Mukherjee and Gaurav Vaz. The title track of this podcast was composed by Abhijit Nath and Madhav Yachit is the audio producer. ATS Studio is a division of All Things Small, a true stories focused media company run by Sidin Vadukut, Supriya Nair, Devya Bopanna, Sunil Doshi and Gaurav Vaz.